गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग बात करेंगे फाइबर ऑप्टिक कम्युनिकेशन के बारे में। इसके पहले वी हैव डिस्कस्ड हाउ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपागेट थ्रू ट्रांसमिशन लाइन ऑल्सो थ्रू वेव गाइड, ये हम लोग देखे और इनका क्या लिमिटेशन, इसके बारे में भी हम लोग बात किए। आज हम लोग और एक कम्युनिकेशन का मोड के बारे में हम लोग बात करेंगे, वो है ऑप्टिकल फाइबर्स। ये ऑप्टिकल फाइबर ये एक केबल की तरह सर्व करता है, जो कि ऑप्टिकल सिग्नल को एक जगह से दूसरी जगह में ले जाता है और इसका बैंडविड्थ बहुत ज़्यादा होता है। ऑप्टिकल फाइबर एक्चुअली बहुत ही पतला, फ्लेक्सिबल, मीडियम सिलिंड्रिकल शेप का होता है और इसका 3 मेन पार्ट होता है: कोर, क्लेडिंग, जैकेट। तो इसको समझने के लिए हम लोगों को थोड़ा सा हेल्प लेना पड़ेगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का। पहले भी हम लोग इंटर लेवल में पढ़े थे। जब कोई रे जैसा लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में वो प्रोपागेट करता है, तो ये अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस है तो ये होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो ये नॉर्मल से थोड़ा दूर मुड़ जाता है। अगर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस को और थोड़ा सा बढ़ा दे तो ये और थोड़ा दूर मुड़ेगा, एंगल ऑफ आर 90 डिग्री हो जाएगा। तो जिस एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए एंगल ऑफ आर 90 डिग्री हो जाए, उस एंगल को हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। लेकिन अगर कोई रे इंसिडेंट कर रहा है क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा एंगल में, तो आर 90 से ज़्यादा होगा। मीन्स ये जो रे जो दूसरा मीडियम में जो पार हो रहा था, ट्रांसमिट हो रहा था, वो उसी मीडियम में घूम करके आएगा। इसी को हम लोग बोलते हैं TIR, यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। मीन्स अगर इससे हम लोग को जो पता चलता है, अगर कोई लाइट डेंसर से रेयर मीडियम में जा रहा, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस आई ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल हो, तो वो रेयर मीडियम में पार नहीं होगा, डेंसर मीडियम में ही टोटली इंटरनली रिफ्लेक्टेड वो हो जाएगा। इसी प्रिंसिपल पर हमारा ऑप्टिकल फाइबर काम करता है। तो ऑप्टिकल फाइबर, जैसे कि मैंने बताया, बहुत ही पतला सिलिंड्रिकल शेप का होता है। इसका क्रॉस सेक्शन ये सब सर्कुलर होता है। तो इसका सबसे जो इनर मोस्ट सेक्शन है, ये वाला एकदम अंदर वाला पार्ट, इसको हम बोलते हैं कोर। ये ग्लास या प्लास्टिक का बना हुआ रहता है। इसके चारों ओर जो सराउंडिंग करता है वो भी ग्लास प्लास्टिक का हो सकता है। जो कोर के चारों ओर रहता है वो होता है क्लेडिंग। और कोर और क्लेडिंग का जो ऑप्टिकल प्रॉपर्टी, ये थोड़ा सा डिफरेंट होता है। मीन्स कोर अगर प्लास्टिक या ग्लास का बना हुआ और क्लेडिंग भी अगर ग्लास का बना हुआ, तो कोर का जो ग्लास हम यूज़ करें, कोर में जो ग्लास, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होना चाहिए, क्लेडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होना चाहिए, ताकि ये डेंसर जैसे बिहेव करना चाहिए, ये रेयर जैसे बिहेव करना चाहिए। और हम लोग देखेंगे जब लाइट डेंसर से रेयर में जाता है, तो क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा एंगल में अगर इंसिडेंट कर जाएगा तो वो रेयर में जाएगा नहीं, वो उसी मीडियम में घूम के आएगा। तो यही प्रिंसिपल इसमें काम करेगा। मीन्स रे एक बार अगर कोर में चला गया और एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा है, तो कोर में ही इधर से इधर रिफ्लेक्ट होगा, फिर यहाँ पर भी क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा है तो फिर रिफ्लेक्शन होगा, फिर रिफ्लेक्शन होगा। इसका मतलब कोर में ही मल्टीपल रिफ्लेक्शन होते हुए वो आगे बढ़ेगा। जैसा कि हम लोग वेव गाइड में देख रहे थे, लेकिन वहाँ पर थोड़ा सा लॉस हमारा बहुत ज़्यादा हो रहा था। यहाँ पर हमारा लॉस उसके तुलना में बहुत ही कम होगा और बैंडविड्थ इसका बहुत ही ज़्यादा है। और कोर के बाहर में है क्लेडिंग, और क्लेडिंग को ढकने के लिए हमारा जैकेट हम लोग यूज़ करते हैं, प्लास्टिक वगैरह के ये जैकेट हम लोग यूज़ करते हैं। मूल जो काम है यहाँ पर, जो कोर, क्लेडिंग या जैकेट का सबसे जो मेन काम है, वो मेन काम है हमारा, मेन जो वर्क है वो है हमारा कोर का ही मेन काम है। अब हम लोग डिस्कस करते हैं प्रोपागेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्रू ऑप्टिकल फाइबर। तो मान लिया जाए μ1 हम लोग लिए हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर, μ2 लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्लेडिंग, और इसके बाहर तो प्लास्टिक है, लेकिन प्लास्टिक के बाहर तो एयर है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कौन लोग लिए μ0। तो कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा, उससे कम है क्लेडिंग का, और उससे कम है हमारा एयर का। तो अगर हम लोग एयर और कोर का इंटरफेस में, मीन्स ये रेडिएशन आ रहा, एयर से आ रहा और कोर में जा रहा, तो स्नेल्स लॉ अगर हम लोग ए में अप्लाई करेंगे, तो कहाँ से जा रहा एयर से, मीन्स जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ0। कहाँ पर जा रहा, वो कोर में,
ग्लास में जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है कितना μ1, तो μ0 से μ1 में जा रहा। एंगल ऑफ जो ये वाला जो इंसिडेंस है वो है हमारा θ1, और ये एंगल ऑफ जो रिफ्रैक्शन है हमारा वो है हमारा θ2। तो स्नेल्स लॉ अगर यूज करेंगे तो sin θ1 बाई sin θ2 हम लोग पढ़े थे μ1 बाई μ0 या μ0 sin θ1 इक्वल टू μ1 sin θ2। ये हम लोग को याद है, स्नेल्स लॉ में हम लोग पढ़े थे। अब फिगर को देखिए, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है ABN। इसमें अगर हम लोग θ2 को और ये एंगल को हम लोग थीटा माने, ये वाला एंगल को थीटा, इसको एक समय θC भी लिखेंगे जब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये वाला, ये थोड़ा सा अगर ऊपर बढ़ा देते हैं, B को इधर लिखते हैं, ये अगर 90 डिग्री अगर हो जाए तो थीटा बराबर हमारा θC भी हो जाएगा। तो इसको अभी हम लोग फिलहाल थीटा माने हैं, तो θ2 थीटा और ये वाला एंगल, ये तो ऑलरेडी 90 है, तो तीनों को जोड़ने से होगा θ2 प्लस थीटा प्लस 90 डिग्री प्लस है इक्वल टू 180 डिग्री। 90 इधर आएगा तो 180 माइनस 90 तो 90 हो जाएगा, तो θ2 प्लस थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, और थीटा इक्वल टू 90 माइनस θ2। अगर हम लोग देखेंगे ये θ1 अगर डिक्रीज कर रहा है, θ1 डिक्रीज करने से क्या होगा, यहाँ पर का ये θ1 अगर डिक्रीज करेगा तो θ2 भी हमारा डिक्रीज करेगा, और θ2 अगर डिक्रीज करेगा तो थीटा हमारा बढ़ेगा, क्योंकि 90 से ये θ2 अगर 40 है तो ये 50 होगा, और θ2 अगर 30 है तो ये 60 हो जाएगा। इसका मतलब θ2 जितना बढ़े माने घटेगा, θ1 घटे से θ2 घटेगा, θ2 जितना घटेगा उतना थीटा हमारा बढ़ेगा, तो थीटा हमारा इंक्रीज करेगा। अगर थीटा जो हम लोग लिए हैं यहाँ पर, थीटा यहाँ पर अभी हमारा चूँकि ये आर है, अगर 90 डिग्री हम लोग पहले भी पढ़े थे, अगर थीटा इक्वल टू θC है तो आर इक्वल टू हमारा 90 डिग्री होगा, मीन्स एंगल ऑफ जो रिफ्रैक्शन है वो 90 डिग्री होगा। और थीटा अगर θC से ज़्यादा है, मीन्स ये हम लोग थीटा मानते हैं, मान लीजिए एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा मानते हैं, थीटा अगर θC से ज़्यादा अगर है तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। तो वही कॉन्सेप्ट, थीटा अगर θC से ज़्यादा है, मीन्स क्रिटिकल एंगल से अगर ज़्यादा है, थीटा अगर θC से ज़्यादा है मीन्स क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा है, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। जैसे हम लोग क्या देखें, θ1 अगर डिक्रीज करेगा तो θ2 भी डिक्रीज करेगा, तो थीटा इंक्रीज करेगा, और थीटा अगर इंक्रीज कर गया, और थीटा पहले तो थीटा इक्वल टू θC था, क्रिटिकल एंगल था, तब ये 90 डिग्री हो रहा है, लेकिन थीटा अगर क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो गया तो ये 90 डिग्री से भी ज़्यादा होगा, और ये क्या होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑकर होगा। तो यही है मूल चीज़ हमारा। तो अगर थीटा ए एक्सेप्टेंस एंगल है, थीटा ए एक्सेप्टेंस एंगल है, एक्सेप्टेंस एंगल से एक नया टर्म है, वो है मैक्सिमम एंगल ऑफ इंसिडेंस एट द इंफेंस, मीन्स ये θ1 ही थीटा ए हम लोग लिख सकते हैं। कब ना, थीटा ए वो एक्सेप्टेंस एंगल है। एक्सेप्टेंस एंगल किस एंगल को बोलेंगे, मैक्सिमम एंगल ऑफ इंसिडेंस एट द इंफेंस, मैक्सिमम एंगल ऑफ इंसिडेंस एट द इंफेंस फॉर विच लाइट इज टोटली इंटरनली रिफ्लेक्टेड। मीन्स θ1 वो एंगल ऑफ इंसिडेंस है जो कि हमारा इंड फेस में इंसिडेंट कर रहा है, तो θ1 ही थीटा ए हो जाएगा। जब θ1 थीटा ए हो जाएगा तब हम थीटा ए को बोलेंगे एक्सेप्टेंस एंगल, और एक्सेप्टेंस एंगल क्या है, मैक्सिमम एंगल ऑफ इंसिडेंस। मीन्स θ1 का जो वैल्यू, θ1 का जो मैक्सिमम वैल्यू होगा, मैक्सिमम वैल्यू होगा वो होगा हमारा थीटा ए। तो θ1 का मैक्सिमम वैल्यू का हम लोग बोलेंगे थीटा है, तो मैक्सिमम एंगल ऑफ इंसिडेंस एट द इंफेंस विथ लाइट इज टोटली इंटरनल रिफ्लेक्टेड। तो θ1 अगर थीटा ए हो जाएगा, मैंने मैक्सिमम एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर हो जाएगा, तो थीटा इक्वल टू क्या होगा ना, θC होगा, और θ2 बराबर क्या होना चाहिए, θ2 बराबर तो हम लोग पहले भी माने हैं, θ2 बराबर यहाँ से θ2 बराबर 90 माइनस थीटा होना चाहिए इधर। तो अगर हमारा
थीटा वन थीटा ए हो गया, अगर थीटा वन इक्वल टू थीटा ए हो गया तो ये जो थीटा बराबर थीटा सी होगा, और थीटा वन अगर हमारा लेस देन ए हो गया तो थीटा इज ग्रेटर देन थीटा सी होगा। ये चीज़ को याद रखिएगा, क्योंकि थीटा ए क्या है, मैक्सिमम एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसके चलते टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो सकता है। तो थीटा का एकदम मैक्सिमम वैल्यू अगर ले लेंगे तो थीटा इक्वल टू थीटा सी हो जाएगा। अगर इससे थोड़ा कम वैल्यू लेंगे तो ये ग्रेटर देन थीटा सी होगा, तब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो सकता है। लेकिन ये कंडीशन है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का। तब थीटा टू बराबर हमारा क्या होगा, 90 माइनस थीटा के जगह में हम लोग क्या लिखेंगे, थीटा सी। तो थीटा टू बराबर 90 माइनस थीटा सी। अब हम लोग का देखिए इक्वेशन क्या बनेगा। जैसे स्नेल्स लॉ जब ए में अप्लाई किए थे, ए में, तो हम लोग पहले भी ये वाला इक्वेशन लिखे, म्यू नॉट साइन थीटा वन इक्वल टू म्यू वन साइन थीटा टू। तो म्यू नॉट साइन थीटा वन के जगह में हम लोग लिखेंगे थीटा ए, क्योंकि वही कंडीशन बोल रही है एक्सेप्टेंस एंगल, ये मैक्सिमम एंगल है। तो म्यू वन थीटा टू बराबर अभी हम लोग का क्या हुआ था, 90 माइनस थीटा सी हुआ था, याद है आप लोगों को ना। थीटा वन जब थीटा ए लिए थे, थीटा इक्वल टू थीटा सी लिया था, थीटा टू इक्वल टू 90 माइनस थीटा सी हुआ था। तो यहाँ पर हम लोग को पुट करना पड़ेगा थीटा टू की जगह में 90 माइनस थीटा सी, तो साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। तो म्यू नॉट साइन थीटा ए इक्वल टू म्यू वन कॉस थीटा सी। अब बी में स्नेल्स लॉ अप्लाई करेंगे, बी में यहाँ पर स्नेल्स लॉ अप्लाई करेंगे। यहाँ पर ये डेंसर मीडियम है और ये रेयर मीडियम है, यहाँ पर ये म्यू टू है, यहाँ पर ये म्यू वन है। तो यहाँ पर स्नेल्स लॉ अगर अप्लाई करते हैं तो म्यू वन साइन थीटा से इक्वल टू म्यू टू साइन, देखिए यहाँ पर है म्यू वन किस एंगल, माने म्यू वन जहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो रहा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा बराबर हो जा रहा है कितना, थीटा से। और थीटा बराबर थीटा से अगर हो जाए तो ये वाला एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर बराबर क्या होगा, 90 डिग्री होगा। तो म्यू वन जहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस है थीटा से, और म्यू टू जहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वहाँ पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है, 90 डिग्री। तो हम लोग लेंगे जहाँ पर म्यू वन है वहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस है थीटा से, जहाँ पर म्यू टू है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है 90 डिग्री। साइन 91 होता तो म्यू टू, तो यहाँ पर साइन थीटा सी बराबर क्या लिखेंगे, म्यू टू बाई म्यू वन। तो साइन थीटा सी बराबर अगर म्यू टू बाई म्यू वन होगा तो कॉस थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का अंडर रूट होता है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो म्यू टू स्क्वायर म्यू वन स्क्वायर। ये म्यू वन स्क्वायर को अगर एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ पर म्यू वन स्क्वायर, यहाँ पर म्यू टू स्क्वायर, यहाँ पर म्यू वन स्क्वायर हो जाएगा। तो म्यू वन स्क्वायर 1 बाई म्यू वन स्क्वायर बाहर आ जाएगा, म्यू वन स्क्वायर माइनस म्यू टू स्क्वायर। अब इक्वेशन टू हमारा क्या बन जाएगा, यह है इक्वेशन टू। तो इक्वेशन टू में यहाँ पर क्या था, म्यू नॉट साइन थीटा है इक्वल टू म्यू वन कॉस थीटा से। कॉस थीटा से के जगह में क्या लिखेंगे, कॉस थीटा से के जगह में तो ये वाला है, तो यहाँ पर म्यू वन का म्यू वन है, कॉस थीटा से के जगह में हम लोग लिखेंगे, देखिए इक्वेशन टू का लेफ्ट में क्या है, इक्वेशन टू का म्यू नॉट साइन थीटा है, और राइट में क्या है, म्यू वन कॉस थीटा से, लेकिन कॉस थीटा से बराबर ये वाला है इनटू इतना, तो म्यू वन और म्यू वन कैंसिल हो जाएगा, और कैंसिल होने के बाद हम लोगों का बचेगा साइन थीटा, इधर में म्यू डाल दीजिए 1 बाई म्यू टू इक्वल टू इतना, सॉरी 1 बाई म्यू नॉट तो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, वो तो हवा में 1 होता है। तो थीटा ये बराबर ये हुआ हमारा साइन इनवर्स ऑफ इतना, ये है हमारा एक्सेप्टेंस एंगल्स। और थोड़ा सा आगे हम लोग बढ़ सकते हैं, एक्सेप्टेंस कोण पे हम लोग जा सकते हैं। तो एक्सेप्टेंस कोण वो कोण है जिस कोण में लाइट का रे अगर थीटा ए में इंसिडेंट करे तो कोर क्लेडिंग एंगल में इंटरफेस ग्रेटर देन होगा थीटा सी, और वो टोटली इंटरनली रिफ्लेक्टेड हो जाएगा। मीन्स अगर क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा एंगल में अगर इंसिडेंट करेगा, क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा एंगल में अगर इंसिडेंट करेगा तो क्या होगा, टोटली इंटरनली रिफ्लेक्टेड हो जाएगा, जो हम लोग देखें। तो हम लोग यहाँ पर एक कोण बनाए हैं, ये वाला कोण, इस कोण में जो भी लाइट आएगा, ये मैक्सिमम एंगल है थीटा है, मैक्सिमम एंगल ये थीटा ए में अगर आएगा तो आर बराबर 90 डिग्री हो जाएगा, लेकिन थीटा ए से कम में अगर आएगा
तो R इज ग्रेटर देन 90 डिग्री और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्टेड। तो रे अगर इधर से आए, इधर से आए, इधर से आए, इधर से आए, मीन्स इस कोन के अंदर कोई भी रे अगर आएगा तो इसमें अगर घुसेगा तो टोटली इंटरनली रिफ्लेक्टेड हो जाएगा और इधर में क्लेडिंग में जाएगा नहीं, कोर में ही वो रह जाएगा, कैद हो जाएगा। तो वही हमारा एक्सेप्टेंस कोन्स। और एक टर्म आएगा न्यूमेरिकल एपरेचर, NA न्यूमेरिकल एपरेचर, वो होता है हमारा साइन थीटा है। थीटा है मैंने एक्सेप्टेंस जो एंगल है हमारा, तो साइन थीटा है। हम लोग अभी कुछ देर पहले हम लोग देखे इक्वेशन 5 में साइन थीटा है बराबर इतना हो गया। तो साइन थीटा है बराबर इतना, म्यू नॉट तो 1 होता है, तो ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। इसी को थोड़ा चेंज करके लिखेंगे, म्यू 1 स्क्वायर म्यू 2 स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी। चूँकि ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता, तो इसको भी म्यू 1 इसको भी म्यू 1 मान सकते हैं। म्यू 1 तो 2 म्यू 1, और ये डिफरेंस बहुत ज़्यादा नहीं होता, तो म्यू 1 माइनस म्यू 2 डेल म्यू, माने हल्का सा डिफरेंस होता है। तो डेल म्यू बराबर क्या है, म्यू 1 माइनस म्यू 2। तो न्यूमेरिकल एपरेचर के जगह में क्या लिखेंगे, 1/म्यू 0 जो कि 1 होता है, इसके जगह में रूट का तो रूट डालेंगे 2 म्यू 1 डेल म्यू। तो 2 म्यू 1 डेल म्यू के जगह में हम लोग लिखेंगे यहाँ पर डेल म्यू के जगह में डेल्टा म्यू 1, डेल म्यू के जगह में लिखेंगे डेल्टा म्यू 1। म्यू 1 स्क्वायर, तो म्यू 1 बाहर आ जाएगा, 2 बचेगा, डेल्टा बचेगा, 2 डेल्टा। डेल्टा का मतलब ये है। तो न्यूमेरिकल एपरेचर का ये भी फार्मूला है, जो बहुत समय न्यूमेरिकल में काम देता है हमारा। तो आज देखें हम लोग न्यूमेरिकल एपरेचर, एक्सेप्टेंस कोन, ये सब हम लोग देखें। तो ये सब फार्मूला थोड़ा सा आप लोग याद रखिएगा, ये सब न्यूमेरिकल में काम देगा। तो आज का वीडियो में इतना ही।